मैं चंदन कुमार प्रारॉक्स बीएसवी क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये प्रारॉक्स बीएसवी क्लास आप उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई को छोड़ चुके हैं और आने वाले समय में बेहतर करना चाहते हैं एग्ज़ाम में। तो ये प्रारॉक्स बीएसवी उन विद्यार्थियों के लिए है जो यहाँ पे जुड़े हैं। मैंने आप लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का ये निश्चित किया है। यहाँ पे जो भी मतलब सहयोगी हैं, जो भी टीचर हैं, आप लोगों को बेहतर प्लेटफॉर्म, बेहतर कंटेंट के जरिए ये आपको उस ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे जो आप 2021 की तैयारी करने वाले जितना भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनको लिए। तो मैंने क्या किया था, इससे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें सारी जानकारी दे दी है कि कौन सा चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, क्या क्या आ सकता है और संभावित जो आने वाली प्रश्न है जो आपके लिए बेहतर होगा, जो कभी यहाँ पे मतलब अलग जो है प्लेटफॉर्म के जरिए आपने पढ़ा होगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर सिद्ध होने वाला है। तो आइए इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और साथ में अपने दोस्तों को, अपने जो भी है मित्रों को, उसको भी जोड़िए इसके साथ, जो पहले से तैयारी किसी कारणवश छोड़ चुके हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई सही से ढंग से नहीं किया है, उन सारी जो है नज़र रखते हुए, उन सारी चीज़ों पे नज़र रखते हुए यहाँ के जो भी टीचर हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर करना चाह रहे हैं और साथ में आप लोग उनके कदम मिला के चलिए। जैसे आपने रेगुलर क्या किया था, कंटेंट पढ़ते हैं, जैसे रेगुलरिटी बना के रखते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, ये ऑनलाइन क्लासेज भी उसी तरह जो आपको भी कंटेंट देगी और आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बना के रखना है। तो हमने बताया कि हमने पिछले जो है इंट्रोडक्शन में बहुत सारी जो टॉपिक है उसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अब चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और सबसे पहला चीज़ हम बता दें तो साइंस जो होता है एक विजुअलाइजेशन होता है, इसलिए हम जो है इस कंटेंट के साथ आपको वैसा पॉइंट देंगे, तस्वीर के साथ, पिक्चर के साथ, जो आस पड़ोस में हम लोग को कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है और वो सारी चीज़ें आपको एक अच्छे जो है मार्गदर्शक के रूप में, सोच के रूप में उभरेगी। तो चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये हम बताएंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश का क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से हम ये बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहला चीज हम लोग चलते हैं प्रकाश की तरफ। ये प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश अर्थात प्रकाश के बारे में बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदनशीलता को प्रदान करता है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदनशीलता को प्रदान करती है। और यहाँ जब आई ऊर्जा की बात, तो ये हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होता है उसको क्या, ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो यहाँ जब हम प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश क्या करती है, हम लोग को वही चीज प्रदान करती है, संवेदनशीलता। क्या चीज करने का, देखने का। जब देखने की संवेदनशीलता प्रदान करती है तो चलते हम इसके आगे, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमको बताना चाहेंगे आप लोगों को कि प्रकाश ये ऊर्जा क्या होता है। आप अगर खाना खाते हैं, एक थोड़ी हम लोग आस पड़ोस, जैसे हम बताएं कि साइंस एक विजुअलाइजेशन है, तो थोड़ी आस पड़ोस की जो है हम लोग एक पॉइंट लेंगे। बताते हैं कि जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का उपयोग आप कहीं ना कहीं दूसरे कामों में करते हैं। अर्थात खाना खाने से जो एनर्जी आपको मिली वह एनर्जी किसी दूसरे रूप में बदल गई, नहीं तो ऊर्जा को उत्पन्न किया, नहीं नष्ट किया, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया, बदला। तो यहाँ जो हम लोग का प्रकाश है उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज आता है, जब प्रकाश है एक ऊर्जा, तो प्रकाश का स्रोत भी होगा, कहीं ना कहीं से प्रकाश आती होगी। तो वो जो प्रकाश आती है वो दो तरह से होता है, एक नेचुरल कह सकते हैं, दूसरा मानव निर्मित कह सकते हैं। नेचुरल प्रकाश क्या होता है, तो नेचुरल अर्थात प्रकृति में जो चीज हम लोगों को क्या करती है, प्रकाश देती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं सूरज, तारा, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण सूरज भी प्रकाश देती है, तारा भी प्रकाश देती है। और कभी कभी आपने देखा होगा जुगनू, जो रात के समय क्या करता है, ठंडे, अभी जो ठंडा का मौसम है उसमें रात के समय जुगनू दिखाई देगा आपको, लाल पीली हरी बत्ती जलते हुए आपको दिखाई देगा।
तो वो भी क्या होता है, वो भी प्रकाश उत्पन्न करता है, जस्ट उसको भी हम लोग नेचुरल बोल सकते हैं। दूसरा होता है मानव निर्मित, अर्थात जब ये सारी प्रक्रिया, मानव को ऐसा तो नहीं है कि सूर्य का प्रकाश रात को भी दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। जब सूर्य की प्रकाश रात को दिखाई नहीं देती है तो उसका उपयोग के लिए क्या किया, मानव ने अपना एक ऊर्जा बनाया प्रकाश का। क्या किया उन्होंने, प्रकाश बनाया कि रात के समय देखने के लिए भी हमको प्रकाश जरूरी है, क्योंकि शुरू में ही बताया कि ये जो प्रकाश होती है देखने की संवेदनशीलता प्राप्त करती है, अर्थात किसी चीज को अगर देखना चाहते हैं तो जरूरी क्या है, प्रकाश जरूरी है। तो चलते हैं कि जब रात की समय की बात आई तो उसमें हम लोग का बल्ब बनाया गया, मोमबत्ती बनाया गया, टॉर्च बनाया गया, ताकि रात में भी हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकें। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि ये जो है वस्तु, जैसे अगर बोले प्रकाश के बारे में तो यहाँ पे ये बताया सूरज है, ठीक ना, फिर ये मून है, इसमें से कौन सी प्रकाश जो है वो उत्पन्न करेगी, कौन सी नई प्रकाश उत्पन्न करेगी। अगर इसके बारे में हम कहा जाए तो ये जो हमारा क्या है, अर्थ है, सन है, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी के पास अगर कहा जाए तो अपना प्रकाश नहीं है, ठीक ना। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, सूर्य क्या करता है, प्रकाशित होता है। चंद्रमा के बारे में कहा जाए तो चंद्रमा के पास भी कोई अपना प्रकाश नहीं है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थात सूर्य का जितना भाग, जितना प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा वो क्या होगी, प्रकाशित होगी। उसी तरह से यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल के जरिए पे ये बुक लिया है, बुक जो है क्या इससे प्रकाश निकलती है, नहीं, तो यह प्रकाश का स्रोत नहीं कहा जा सकता है। अर्थात जब इसके बारे में कहा जाए तो ये दो होता है हम लोग का, एक ल्यूमिनियस होता है, एक नॉन ल्यूमिनियस होता है। अगर जो हमको प्रकाश दे रही है, अर्थात वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आ रही है, प्रदीप्त कहा जाता है, प्रदीप्त। अगर ये चीज हम देखें तो प्रदीप्त अर्थात जो जलकर क्या करता है, दीप्त होकर जलकर प्रकाश देता है, प्रदीप्त और प्र, इसका मतलब हुआ कि जो जलकर प्रकाश देता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो इसमें हमारी बहुत सारी चीजें, जैसे कि सूर्य हो गया, ये जलकर प्रकाश देती है। इसके बाद टॉर्च हो गया, टॉर्च भी क्या करती है, जल के प्रकाश देती है, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो इसमें हमने बहुत सारा पॉइंट रखा है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे एक वस्तु को लिए हैं, ये मानव है, इसके पास तो कोई अपना प्रकाश नहीं हो सकता है, ये मानव के पास अपना कोई प्रकाश, ये जलकर प्रकाश नहीं दे सकता है। तो जस्ट ये विजुअलाइजेशन करने के लिए हमने बताया। अब हमने क्या कहा कि किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश की आवश्यकता होती है देखने के लिए, तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु जो है कब दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को एक विशेष एग्जाम्पल के जरिए कि एक यहाँ पे एक लड़की है, लेडीज है, वो लेडीज क्या कर रही है, बाहर जो है देख रही है एक कार को, कि कार आ रही है, कैसे आ रही है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ से हम लोगों का ये सूर्य है, यहाँ से ये सूर्य है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें, ये हम लोग का घर है, ये हमारा घर है, इस घर के अंदर ये लेडीज है जो दिखाई आपको दे रहा है चित्र में, इस घर के अंदर लेडी है और खिड़की से देख रही है, तो उसको दिखाई पड़ रहा है कि एक कार आती हुई। अर्थात जब ये चीज दिखाया कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे क्या है, एक घर है इसके अंदर, और जब घर के अंदर जब प्रकाश आती है, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा अगर होता कि प्रकाश तिरछी रेखा में गमन करती तो हम अगर घर के कमरे में रहते तब वहां भी प्रकाश क्या होता, पहुंचती। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का जो रेखा होता है वो सरल रेखा होता है, अर्थात प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हुआ कि जब ये सूर्य जो है यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ पे पड़ी, उस गाड़ी पे जो आ रही है, जब इस घर पे जो अंदर ये औरत है, लेडी है, वो देखती है कि गाड़ी दिखाई दे रहा आते हुए, अर्थात यहाँ से जब सूर्य की प्रकाश इस गाड़ी पे पड़ती है तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर इस लेडी की आंखों तक जाती है। तो ये लेडी की जब आंखों तक जाती है तो उस लेडी क्या करता है, उस चीज को देखती है। अर्थात यहाँ पे कहा जाए तो किसी वस्तु का हम परावर्तित रूप को देखते हैं कि जब गाड़ी यहाँ पे है बाहर तो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा, और जब ये चीज पड़ा सूर्य के प्रकाश के ऊपर तो वहां से वो क्या हुआ, हमको दिखाई पड़ा। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन जो है यहाँ पे लागू होता है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यही कहता है प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई वस्तु पर कोई कभी भी कोई प्रकाश पड़ती है तो वह क्या होती है, दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब वस्तु पे पड़ने वाला प्रकाश फिर लौटकर हमारे आंखों तक आती है और वह वस्तु दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम ये बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे अक्सर क्वेश्चन हमेशा आती है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्या है।
तो जो हम जानते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम्पल ये जो दिया हुआ है इंद्रधनुष को बनाते हुए, बारिश का मौसम होती है तो जब सूरज किरणें प्रकाश के जो होता है सूर्य किरण उगती है तो जस्ट इसके विपरीत साइड में, सूरज के विपरीत साइड में आपको ये ऐसा कलर दिखाई देगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। अर्थात अगर पूछेगा एग्जाम में कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किसके कारण होता है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। समझेंगे कि कैसे यह प्रकीर्णन होता है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो है धूल के कण है, बहुत सारा जो है धूल के कण है, उसका आकार इस तरह से गोलीय है। जब कभी प्रकाश की किरणें, बारिश होने के बाद ये जो होता है यह अक्सर दिखाई देता है, इसलिए जब कभी प्रकाश की किरणें जो होता है ये जल के बिंदु है और साथ में धूलकण है यहाँ हमारे वायुमंडल में, तो प्रकाश की जब किरणें इस पे पड़ती है तो क्या होता है, ये गोलाकार होने के कारण ये ऊपर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट करता है और ये चारों तरफ विकृत कर देता है। जब ये चारों तरफ विकृत कर देता है तो इस चीज का जो है तस्वीर जो श्वेत रक्त को है, यहाँ पे प्रकाश जो होता है सूर्य के प्रकाश में सातों रंग पाई जाती है। कितना रंग होता है, 7 रंग, श्वेत प्रकाश जिसको कहते हैं। तो ये सातों रंग जो होता है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करता है, कुछ भाग को ये कण अवशोषित कर लेते हैं और बाकी भाग को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। और ये जो चित्र होता है जस्ट इसके विपरीत साइड, सूर्य अगर पूरब की तरफ है तो पश्चिम दिशा में ये क्या होता है, हम लोगों को दिखाई देता है। अगर सूर्य पश्चिम की दिशा में है, शाम के मौसम में अगर बारिश है, सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूरब की तरफ दिखाई देगा। यहाँ पे हम ये बता रहे थे आप लोगों को इंद्रधनुष का बनना किसके कारण होता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। वही चीज को हमने यहाँ पे डीपली समझाया है। ये हम बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में धूलकण तथा वायु के अणुओं पर पड़ते हैं तो कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, फिर चारों ओर फैला देते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जैसे इंद्रधनुष का दिखाई देना। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज, जो वस्तु आपको दिखलाई देती है वास्तव में वही चीज होती है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम शर्ट को ले लें, ये जो मैंने टी शर्ट पहना हुआ है ये उजले रंग को दिखाई देगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरा जो टी शर्ट है वो क्या कर रहा है, सारा प्रकाश को वह परावर्तित कर देता है। और वैसा वस्तु जो सारा का सारा प्रकाश को परावर्तित कर देता है वह कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। अगर आपको कोई रंग, जैसे ये कलर है आपको रेड दिखाई दे रहा है, तो ये कलर रेड क्यों दिखाई दे रहा है, ये जो इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जब प्रकाश की जो किरणें पड़ती है वो रेड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। हम बताए हैं कि किसी भी चीज का हम परावर्तित रूप देखते हैं, अर्थात प्रकाश जब परावर्तित हो रहा है तो ये चीज को परावर्तित करेगा, अर्थात श्वेत प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो श्वेत प्रकाश में अगर लाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि लाल को क्या किया, परावर्तित कर दिया, बाकी वाद को अवशोषित कर दिया। तो यहाँ कैसा प्रकाश दिखेगा, श्वेत में लाल दिखाई देगा। अगर यही चीज हम कहा जाए कि ये जो है काला दिखाई देता है, ये जो है कैसा दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब इस पे प्रकाश की किरणें पड़ी तो ये सारा का सारा को क्या किया, अवशोषित कर लिया। और जब कोई भी चीज सारा का सारा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो वह कैसा दिखता है, काला दिखता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आती है कि अंतरिक्ष जो यात्री होता है, अंतरिक्ष यात्री से जब अंतरिक्ष में से पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी कैसा दिखता है, पृथ्वी का वायुमंडल काला। लेकिन हम लोग जब जमीन से ऊपर देखते हैं तो ये जो होता है नीला रंग का दिखता है। आगे की तरफ हम टॉपिक के चलेंगे, इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग को समझ में आया कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है किरणपुंज। एक बात आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इस पे रुकिए, प्लेटफॉर्म आपको वह चीज़ देगा, कंटेंट जो आपके लिए बेहतर होगा। अभी आपने बस थोड़ी बेसिक जानी है, आगे आगे इसमें और भी विजुअलाइजेशन होगा और पढ़ने में आपको इच्छा होगी। बस इससे जुड़े ही रहिए और देखते जाइए इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। आगे हम बता रहे हैं इसमें कि किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ऐसा नहीं है, प्रकाश जो होती है, प्रकाश से अनंत किरणें निकलती है। ऐसा नहीं है कि 2 किरणें 3 किरणें निकलती है, प्रकाश से अनंत किरणें निकलती है। और कहा जाए कि जब प्रकाश से अनंत किरणें निकलती है तो ये जो होता है किरणें बहुत सारा होता है। इन किरणों का अगर समूह बनाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, किरण पुंज कहा जाएगा। जो चीज़ होता है हम लोग को उसी में से दिखाई देता है, उसी में से निकालना होता है हम लोग का। जैसे अगर यहाँ किरण पुंज कर रहे हैं, अर्थात छोटी छोटी पुंजों को मिला के क्या होगा, किरणों की जो समूह हो जाएगी। यहाँ पे अलग अलग जो किरण आ रही है सूर्य से चाहे किसी भी प्रकाश स्रोत से, सबको अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा।
जब ये किरण पुंज हम लोग को मालूम चला तो हो सकता है कोई किरण पुंज किसी लाइट से आकर एक बिंदु पे मिलती हो, कोई किरण पुंज जो है किसी लाइट से आकर या किसी बिंदु से निकलकर फैलती हो, या कोई किरण पुंज सीधी रेखा में गमन करती हो। इन चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे अगर हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हम लोग का प्रकाश की किरणें हैं वह क्या है, एक समांतर रेखा है, ऐसे सीधी रेखा में गमन कर रही है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये सूरज का प्रकाश, जब सूरज का प्रकाश जो होती है वायुमंडल से आती है हमारे पास, तो उसका कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, और एक किरण दूसरे किरण के जस्ट क्या होगा, समांतर होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो हम लोग को यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, अर्थात कि एक बिंदु से निकलकर कोई प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। जब एक बिंदु से निकल प्रकाश की किरणें बाहर की ओर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है ये फैल रही है। फैल रही है मतलब अप, ये इसको बोलेंगे फैल रही है मतलब अपसारी। समझना ध्यान से, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, विशेषकर आप इसको समझने की कोशिश करिए, विजुअलाइज कीजिए। क्या कह रहा है, ये तो हम लोग को सब मालूम है कि ये समांतर किरणें जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तो ये समांतर किरणें होगी। जैसे सूरज का प्रकाश की बात कहें, ये होता है हम लोग का एक बिंदु से निकल कर अगर ऊपर की तरफ जा रही है, अप मतलब वो फैल रही है, और फैलने वाली प्रकाश की किरणें जो होता है उसको क्या कहा जाता है, अपसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी। यहाँ पे ये जो चीज है वो हमारा बता रहा है कि अपसारी किरण है। लेकिन किसी किसी प्रकाश की किरणें जो होती है वह क्या करता है, एक बिंदु पे आके ये मिलती है, और मिलती है तो इस मिलने वाली जो पॉइंट होता है इस पर क्या कहा जाता है, उसको अभिसारी। अभी ये क्या किया है, अभी अभी इस बिंदु पे पहुंचा है मतलब अभिसारी, और ये जस्ट अपसारी कहने का मतलब कि बिंदु से आके क्या हुआ, फैल गया। जैसे आपने कभी कभी गया होगा डॉक्टर के पास, जो दांतों का डॉक्टर होता है वह क्या करता है, इसी चीज का प्रयोग करता है कि अपने ऊपर एक देखा होगा, या सर्च लाइट करने वाला, सर्च जो लाइट होता है वो अपने ऊपर एक ऐसा गोल का आईना लगाए हुए रहता है। उसको हम जस्ट आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे कैसे कैसे होता है, लेकिन थोड़ी जानकारी यहाँ पे हम समझते हैं कि कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को वो दिखाई देता है, जो डॉक्टर वो आईना लगाए हुए होते हैं, उससे प्रकाश के जो होता है जब वहाँ पे पड़ता है तो उस प्रकाश को क्या करता है, ये आईना उसको एक बिंदु पे रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अलग अलग जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी आ रही थी, वो जब आ रही थी तो वह परावर्तन करके फिर क्या करता है, एक बिंदु के ऊपर निहित करता है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो बताते हैं कि हाँ आपके जो है कंठ, गला या मतलब कान में जो कहीं पे भी कोई दिक्कतें होती है तो उसको बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, प्लेटफॉर्म पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इसमें डाउट क्लासेस चलता है, आपको कंटेंट दिया जाता है, फिर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको सारी चीज़ें व्यवस्था प्रतिरूप मिलती है। जैसे कि एग्जाम में क्या आने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग फिर बढ़ेंगे। इसमें आता है 3 प्रकार का। जैसे अगर बोला जाए कि किसी वस्तु को हम देखते हैं, अर्थात जब ग्लास को हम यहाँ पे ग्लास रखा, ग्लास के जैसे बाद शीशा का ग्लास होता है, उसमें देखिएगा कि इधर का वस्तु उधर दिखाई देता है। अर्थात प्रकाश जब किसी वस्तु से पार कर जाए, अर्थात इसी में छूटा हुआ है, देखिए पारदर्शी, क्या बोलेंगे इसको, पारदर्शी। दर्शी मतलब देखना और पार मतलब इस पार से उस पार। अर्थात कि अगर हम किसी वस्तु को इस पार से उस पार देख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पारदर्शी वस्तु कहलाता है। जैसे कांच हो गया, शीशा, पानी हो गया, हवा हो गया। हवा तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा होता है अपारदर्शी। अ मतलब न, पार, और दर्शी मतलब देखना। अर्थात वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश क्या करे, पार नहीं कर सके, क्या कहलाता है, वो अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, पेड़ हो गया, क्या ये सब से प्रकाश पार कर सकेगा, नहीं। तीसरा होता है पारभासी। भासी कहने का मतलब आभास होना। पारभासी कहने का मतलब आभास होना, अर्थात ऐसा लगे कि ये जो होता है किसी वस्तु से प्रकाश क्या कर सके, अंशतः पार करता हो। उसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं, वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग पार कर से, उसे क्या कर सकते हैं, प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा शीशा देखा होगा, ब्लड होता है, घना धुआं होता है, कुहासा होता है। साथ में एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे तेल लगा हुआ, कभी कभी आपने देखा होगा कि तेल गिर जाता है कॉपी पे और क्या होता है, वो थोड़ा भीग जाती है। तो उससे भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब देखा जाए तो उससे से प्रकाश जो होगा अंशतः पार कर सकेगा, अर्थात वो क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे ऊपर तक उन्होंने टॉपिक छोटा छोटा बताया, अब यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है।
क्या कह रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन अर्थात परिवर्तन, शुरू में ही बताया था कि इसका क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात एक वस्तु से टकराकर क्या होगा, वो लौट जाएगा। शुरू में ही बताया था कि इसका क्या होता है, परिवर्तन होता है, मतलब इसका दिशा बदल जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश के किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और इसके अंदर, घर के अंदर एक छोटी लड़की है। जब सूरज के प्रकाश, ये एक आईना लिए हुए है, सूरज के प्रकाश जब इस आईना पे पड़ता है तो ये जितना यहाँ पे आ रहा है वो क्या करता है, लाइट को उतना ही इधर परावर्तित कर देता है। आपने भी ऐसा जो है कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा क्या करता है, आईना लेकर ऐसे ऐसे चमकाते रहता है हवा में, अर्थात उसका जब लाइट पड़ता है सूरज के तो आपके चेहरा पे चमकता है। यही हम लोग का क्या होता है, परावर्तन। सोचिए यहाँ पे जब सूरज है और सूरज का प्रकाश क्या करता है, इस आईना पे पड़ता है तो क्या होता है, ये इस तरह से परावर्तित होता है। तो जस्ट ये विजुअलाइजेशन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी तरह समझाने के कि कंटेंट के साथ साथ फिगर भी दिया जाए ताकि आपका जो है दिमाग इस तरफ खींचे और इस कंटेंट से, इस पॉइंट से आप बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट निकाल के ला सके। दूसरा बोल रहे हैं कि समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है, अर्थात क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समतल दर्पण दे सकते हैं। दूसरी होती है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। अभी जस्ट हमने बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से एक दो किरणें नहीं आती है, बहुत सारी किरणें आती हैं, तो उन आरेखों को जो दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। अर्थात यहाँ से जो ये किरण आएगी, इन सारी जो आरेख होता है, एक लाइन यहाँ पे बनेगी, ये सारी आरेख को अगर हम लोग को यहाँ पे बोला जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, किरण आरेख कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और जब प्रकाश के परावर्तन पढ़े तो उसका नियम भी कुछ होगा, ठीक ना। जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े तो उसका कुछ नियम होता है, क्या नियम है उसके बारे में समझेंगे। प्रकाश का नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अर्थात इसके माध्यम से समझेंगे, ये हमारा सरफेस हुआ, परावर्तक सतह। अगर किसी चीज से कोई लाइट क्या हो सकती है, परावर्तित होती है, तो सतह कैसा होगा, परावर्तक सतह होगा। इसको हमेशा आप दिमाग में बना के रखिए कि सतह कैसा होना चाहिए, परावर्तक, अर्थात उसमें जो होगा लौटाने की गुण होनी चाहिए, परावर्तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये प्रकाश की किरणें ऐसी आती है तो क्या होती है, लौट जाती है, अर्थात आने वाली किरणें आपतित, आपतित मतलब पतित, अर्थात गिर रही है, आकर वह क्या हो रही है, इस बिंदु पे गिर रही है। आने वाली किरणें आपतित और जाने वाली किरणें जो होता है वह परावर्तित किरणें कहलाती है। और इसके बीच जो हम लोग का एक लंब खींचा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये अभिलंब कहा जाता है हम लोग का। तो यहाँ पे ये बताएं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होता है एक समतल है हम लोग का, ये समतल है, इस समतल के एक ही तल में होता है, अर्थात एक ही बिंदु पे ये होता है। तो यहाँ से हम ये बताएं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होता है वह तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा यहाँ पे हम ये परिभाषा देंगे, आपतन का कोण परावर्तन के कोण का बराबर होता है। आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये बात हम अगर यहाँ पे बताएं तो यहाँ जो आने वाली जैसे किरणें हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए, ये हम लोग का आपतन, अर्थात ये हमारा अभिलंब हुआ, आने वाली किरणें हैं, आने वाली किरणें और ये अभिलंब। एक मिनट वेट कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग का आ रहा है किरणें, आने वाली किरणें और अभिलंब, ये हमारा अभिलंब हुआ, ये आने वाले किरणें, दोनों के बीच एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये हमारा परावर्तित किरणें हुआ, दोनों के बीच एंगल यहाँ पे बन रहा है, अर्थात आने वाली किरणें और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और जाने वाली किरणें अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। आने वाली किरणें और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है और जाने वाली किरणें अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। यहाँ से ये बताई जाती है कि ये आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है। थोड़ा विशेष इसके बारे में और समझेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे अगर ये खींच रहे हैं लाइन, ठीक है, तो यहाँ से जो किरणें आई इस तरह से और इस तरह से क्या हो गई, लौट गई। तो आने वाली किरणें को ऐसा कभी कभी हो सकता है, इसको हम मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये जो होता है हम लोग का गलत हो जाता है।
अर्थात जो किरण हम लोग का होगा आने वाली किरणें ये इस तरह से कहलाएगी। ये हम लोग का एक लाइन यहाँ खींचे, आने वाली किरणें और ये बीच का अविलंब होता है अर्थात ये दोनों के बीच। अब समझेंगे कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे ये हम लोग का एक लंब बना रही है, अगर देखा जाए ऐसे तो ये हम लोग का ऐसा बन रहा है। अर्थात जब ये किरणें आ रही है तो ये जब 90 डिग्री का है अर्थात ये जो कोण होगा और ये कोण होगा दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों कोण मिलकर, तो इसका कोण और इसका कोण क्या होता है, यहाँ से देखेंगे ऐसे सरफेस हमारा हुआ ये और ये एंगल, ये I है ये R है, दोनों इक्वल कैसे होगा। तो हम यहाँ जितना डिग्री का एंगल बना के आता है अर्थात आपतित किरण सरफेस के साथ सतह के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी सतह के साथ क्या होता है उतना ही डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात कहा जाए ये 30 डिग्री एंगल का है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। और जस्ट बताए हैं कि हम लोग का एक जो इधर अगर लिया जाए इस तरह से तो ये 90 डिग्री बनता है, ये 30 है तो बाकी कितना बचा 60, इधर से ये भी 60 बचा, ये पूरा का पूरा 90 है। समझेंगे फिर ध्यान से, ये पूरा का पूरा अगर 90 है, इधर अगर 30 है तो ये इधर कितना बचेगा 60, और ये भी 60 ये भी 60, अर्थात ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे थ्योरी में दिया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है। दूसरा बात समझेंगे कि समतल दर्पण के अभिलंब पे अभी तो जितना डिग्री पे, जैसे घर में आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि टॉर्च को क्या करते हैं हम लोग जलाते हैं, अगर थोड़ी सी तिरछा जला रहे हैं तो उसका दीवार पे कहीं और बनता है, अगर उसको हम क्या करते हैं सीधा लाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिएगा, ये हम लोग का क्या है एक सरफेस है, सरफेस पे जब सीधा टॉर्च जला रहे हैं यहाँ से सीधा, तो क्या होता है ये इस पे आती है और आने के बाद क्या होती है फिर वापस लौट जाती है। आने के बाद ये क्या होता है फिर वापस उसी पथ पे लौट जाती है। यहाँ माध्यम कितना होगा तो माध्यम एक ही होगा। ये माध्यम ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ, ये माध्यम एक ही होगा। ये हवा में आ रही थी, अब परावर्तक सतह है, इसको बताया है कि परावर्तन होने के लिए कैसा सतह होना चाहिए परावर्तक सतह। ये आ रही हवा में तो लौट भी जाएगी किसमें हवा में। अर्थात ये जो होगा हम लोग का अगर कोई अभिलंब की दिशा की ओर सीधे लंबवत अगर कोई किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा उसी पथ पे लौट जाएगी। अर्थात समतल दर्पण में नियम होता है कि समतल दर्पण के अभिलंब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उसी पथ पर वापस क्या होती है लौट जाती है। यहाँ देखेंगे ये एक व्यक्ति है जो ये क्या कर रहा है टॉर्च जला रहा है, यहाँ से ऐसे किरणें आई, ये हमारा परावर्तक सतह हुआ। ये समतल दर्पण की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। आगे बहुत सारी दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, जस्ट आप लोग जो है इसमें बैठ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कौन कौन सी आपको पॉइंट है, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। और जब सिलेबस को देखते हुए हम कवर करवा रहे हैं पॉइंट को, तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर जाने वाली है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जस्ट इसका इंग्लिश नाम होता है। अर्थात आने वाली किरण आपतित किरण, और ये बिंदु होता है जिसपे पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपतन बिंदु। ये बिंदु पे पड़ने वाली जो किरणें होती है उसको आपतन बिंदु कही जाती है। और जाने वाली जो किरणें होती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये बीच में बताएं कि अभिलंब होता है, दोनों के बीच के एंगल अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि कैसे बराबर होता है। तो याद रखिए कभी कभी एग्जाम में अगर ये एंगल दे दिया जाए कि ये 20 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये बना रहा है 90 डिग्री, मतलब ये 70 डिग्री। तो हम पूछे थे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, समझिएगा कैसे वो यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी भी सरफेस के साथ अर्थात कोई किरण आपतित किरण सतह के साथ 20 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होता है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। कैसे फंसा सकता है क्वेश्चन, तो अगर कोई किरण सरफेस के साथ जो है, सरफेस के साथ कहने का मतलब ये एंगल बना रहा है, ये 20 डिग्री होगा तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो हमने बताया कि ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 20 है तो कितना होगा 70, और जानते हैं कि आपतन का कोण परावर्तन को कोण बराबर होता है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों के लगता है कि हमारे लिए न्यूमेरिकल जो होता है आंकिक प्रश्न वह हार्ड है, तो आने वाले जो है चैप्टर पढ़ाने के बाद, आपको टॉपिक पढ़ाने के बाद आसान लगेगा और आप लोग क्या करेंगे उसे आसानी से बना सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या पढ़ना है इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का आता है प्रतिबिंब। जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसका क्या होगा कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कि
गाड़ी का हम क्या देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं। गाड़ी एक वस्तु है और वस्तु पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो लौटकर हमारी आंखों तक आती है, अर्थात गाड़ी का हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे परावर्तन पढ़ा तो अब प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो होती है किसी वस्तु को वास्तव में दिखाई देती है कि वो है, और दूसरा आभास होती है, अर्थात इसको बोल सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन होता है, जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि एक गाड़ी था और गाड़ी के घर के अंदर एक औरत थी, लेडी, वो क्या देख रही है, गाड़ी को देख रही है, अर्थात गाड़ी के प्रतिबिंब को देख रही है, गाड़ी को नहीं देख रही है। गाड़ी तो वस्तु है जिस पर प्रकाश पड़ रहा है और उससे प्रकाश परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों तक आती है, और जब ये आती है हमारी आंखों तक वो वस्तु दिखाई देता है। तो बोल रहा है यहाँ पे परावर्तन के बाद जिस वस्तु से मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में उस बिंदु पे मिलती है, या तो प्रतीत होगा नहीं तो मिलेगा। उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे वो कटती है, उस बिंदु पर, उस बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं। प्रतिबिंब का कई परिभाषा पूछता है तो ये इसमें आएगा एग्जाम में कि यहाँ प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसके डिफिनेशन के जरिए यह देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के जरिए ये देखा है, यहाँ बताएं कि एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये एक स्टूडेंट है यहाँ पे आप ही के लोग के जैसा, जो इसका प्रतिबिंब बना रहा है। सामने एक दर्पण बड़ा सा रखा हुआ है, घर में सबका पड़ा होगा, उसमें यह प्रतिबिंब बना रहा है। ये समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग समतल दर्पण पढ़ रहे हैं। समतल दर्पण के आगे गोलीय दर्पण आएगा, उसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में भी हम लोग डीपली वर्णन करेंगे। बस आप लोग लगे रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, और ये प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट देने वाली है। साथ में इनमें जो काम करने वाले टीचर है वो आप लोग को एक बेहतर जो है उद्देश्य के लिए, आप जो भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाह रहे हैं कि हम 2021 में एक अच्छे मार्क्स से पास करें, तो वो आके जुड़े अपने दोस्तों को भी और साथ में आप भी, और इसको विजुअलाइज करें। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये चीज कि ये दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। आखिर जब ये चीज बन रहा है प्रतिबिंब तो कैसे बनता है उसके बारे में मैंने दूसरे फिगर में यहाँ पे बताया है कि जब ये चीज है, जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल सभी खेलते हैं, ये फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है। फुटबॉल से जो प्रकाश की किरणें आती है वह क्या होता है, दर्पण से। हम बताएं यहाँ पे कि दर्पण किसी भी स्रोत से, जो भी स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है, अनंत किरणें आती है, उससे जो होता है अनंत किरणें आती हैं। लेकिन किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश को, किरण को अगर हम लोग प्रतिबिंब बना रहे हैं तो याद रखिए कितना प्रतिबिंब को लेते हैं, किरण को, 2 को, अर्थात 2 किरण को लेकर हम उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो फर्स्ट किरण क्या हुआ, यहाँ पे आया ऐसे, इस एंगल से ये लौट गया। माध्यम एक ही है, जब माध्यम एक ही रहता है, जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। दूसरा ये किरण आया यहाँ से, ये क्या हो गया, लौट गया, और जब लौट गया तो क्या हुआ, इसको कहीं पे कटती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। जब कहीं पे कटती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब कि जब इसको पीछे बढ़ा के देखें तो पता चला कि एक बिंदु होगा जहाँ पे क्या हो रही है, कट रही है। तो हम बताएं अभी जस्ट कि कोई भी जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब या तो वास्तव में कटती है नहीं तो कटती हुई प्रतीत होती है। तो जब यहाँ पे ये कटती हुई प्रतीत होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वह वास्तव में नहीं बन रहा है, झूठा प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात कटता है, इसका मतलब दिखाई दे रहा है कटते हुए, तो ये झूठा बन रहा है। और झूठा प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी, काल्पनिक। तो यहाँ पे ये बताएंगे हम कि ये जो चीज़ है हम लोग का, यहाँ जो है ये जो चीज़ है हम लोग का, ठीक ना, कैसे बना। ये वस्तु को यहाँ पे रखे हुए थे और जस्ट उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ये वस्तु को जहाँ पे रखे हुए थे जस्ट इसके प्रतिबिंब इसी के सामने नीचे बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये वस्तु का दूरी होगा इस दर्पण से, उतना ही इसका दूरी होगा इस दर्पण से इसका प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि क्या है ये। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, क्यों बनता है, कहाँ पे बनता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसमें बता रहा है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, उल्टा। अभी जस्ट हमने बताया इसमें कि नीचे की तरफ ये क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जस्ट नीचे की तरफ वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, अर्थात ये क्या होगा, जस्ट ये नीचे होगा। तो नीचे होगा तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये जो वस्तु में प्रतिबिंब बन रहा है, एक लड़का का प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं, सीधा दिखाई दे रहा है। अर्थात जो काल्पनिक है वो कैसा है, सीधा है। जो चीज काल्पनिक है वो कैसा दिखाई देगा, सीधा। लेकिन आगे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में कहें तो प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। एक हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाती है, आभासी, काल्पनिक, झूठा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का क्या होता है कि वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में कटती हुई दिखाई देती है। जब परावर्तन होगा तो दर्पण से
दर्पण रखा हुआ है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, कलम है, एक कलम है, इस पे जब लाइट पड़ रही है तो क्या होगा, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक आएगी तो ये दिखाई देता है कि ये कलम है। तो ये दो प्रकार से इसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पे बनता है। किसी भी वस्तु का, जो भी वस्तु देख रहे हैं वो प्रतिबिंब देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो वस्तु देख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब जब परावर्तन से टकराकर उस वस्तु से उसका हमारी आंखों तक आता है लाइट, तो कैसा वस्तु दिखलाई देता है, काला है, उजला है, ये सब दिखाई देता है। चलते हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कहने, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, ये वास्तव में करता है। और उल्टा प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज से पहले, अब तो डिजिटल जमाना हो गया, तो बड़े बड़े कैमरा हो गए, आपके पास मोबाइल फोन हो गए, लेकिन इससे पहले जब आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में छोटा कैमरा होता था जिसमें रील भरते थे हम लोग, उसमें क्या होती थी कि पहले वीडियो फोटो जो होता था खींचा जाता था पहले, तो फोटो जब खींचा जाता था तो आपको निगेटिव निकाल कर दिया जाता था। निगेटिव में देखते थे कि जो पैर ऊपर है वो नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता था, और उसी को फिर साफ करके हमको बड़ा बड़ा जो है पेज में ये प्रतिबिंब दिया जाता था। तो जिस समय की बात करें अभी से पहले की, अभी तो डिजिटल जमाना है, आप लोगों के पास एंड्रॉयड फोन हो गया है तो वो डिजिटल है, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं जब ये डिजिटल जमाना नहीं था, उस समय निगेटिव दिया जाता था। तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाता था, वीडियो जो हम लोग का कैमरा था उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनती थी, अर्थात वो उल्टा होता था। फिर बाद में उसको सीधा करके हम लोग वो पर्दा जो देख रहे हैं आप, कार्ड जो कार्ड दिया जाता था फोटो, वो कैसा दिखता था कि कार्ड पे वो छप रहा है, अर्थात उसको पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, कि वैसा प्रतिबिंब जो क्या हो, सीधा हो, और जब सीधा होगा तो फिर जब हम उसको पर्दा पे प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और हमको सही से दिखाई नहीं देगा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ आपने समझ लिया होगा कि अभी समतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनाए थे वह काल्पनिक था, झूठा था, और बच्चे का जो प्रतिबिंब बन रहा था वह सीधा था, अर्थात समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे इसमें समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब भी जस्ट हमने बताया कि इसका जो होता है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि यहाँ पे देखिए एक दर्पण रखा हुआ है, ये हमारा दर्पण है। इस दर्पण में जो है, ये इस दर्पण के सरफेस है, उसके आगे हम क्या रखे हुए हैं, ये कैरम बोर्ड है, और इस कैरम बोर्ड में यहाँ एक गोटी है ये, और यहाँ अर्थात ये राजा को रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये राजा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको रखे हैं इतना इससे दूरी पर, और जस्ट ये क्या हो रहा है, इससे दूरी पर दिखाई दे रहा है, अर्थात इस राजा को इस दूरी पर देख रहे हैं और दिखाई दे रहा है उस पर, अर्थात दर्पण से जितना ये आगे है जस्ट लग रहा है कि उतना ही पीछे है। अगर किसी वस्तु को आप भी प्रयोग कर सकते हैं घर पे, दर्पण को सामने रखिए, इसके आगे इतना दूरी पे, इतना दूरी पे, इतना दूरी पे, अर्थात बढ़ाते जाइएगा तो जस्ट उसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर दर्पण से सटा के रखे हुए हैं तो उसको लगता है कि जस्ट इसके पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछती है कि अगर प्रतिबिंब जो है दूरी, वस्तु दूरी अगर 30 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसको कहाँ पर मापते हैं हम लोग, इसको हम लोग मापते हैं कहाँ से, तो ये हम लोग दर्पण से मापते हैं। ऐसे समझेंगे एक हम लोग को कि कहाँ से मापते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, कहा जाए कि ये हमारा क्या है, सरफेस है, दर्पण है, और इस दर्पण से सीधा करके बता रहे हैं ताकि आसानी होगी समझने में। ये हमारा क्या है, दर्पण है। इस दर्पण से हम इस दूरी पर, इतना दूरी पे क्या रखे हैं, वस्तु को रखे हैं, तो इतना ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अर्थात दर्पण से वस्तु दूरी, दर्पण से मापा जाता है हमेशा, ऐसा नहीं कि यहाँ से मापेंगे। दर्पण से वस्तु दूरी और यही दर्पण से प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यही पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु का जो दूरी है वह दर्पण से 20 सेंटीमीटर है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकती है, ये हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको इससे विशेष नॉलेज मिले, और जब विशेष नॉलेज मिले तो पढ़ने के साथ साथ विजुअलाइजेशन हुए। अगर ये बोला जा रहा है कि ये इसका जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब की यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, तो हम जान रहे हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, इधर 10 है इधर 10 है, तो इस वस्तु से इस प्रतिबिंब की दूरी मापना होगा पूरा, तो कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। अर्थात ये जो होता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा 2 गुना होती है। क्या होती है, 2 गुना होती है। अगर दर्पण से वस्तु की दूरी माना जाता है ये 20 है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 20 आती है, लेकिन दर्पण से ये वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच की दूरी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 40। अर्थात वस्तु से, समतल दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, 2 गुनी होती है। ऐसा हम लोग तो बताएं कि न्यूमेरिकल अगर किसी को हार्ड लग रहा है तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे हम लोग बताएंगे कैसे फार्मूला ड्राइव करते हैं, उसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे।
आगे हम लोग का आता है समतल दर्पण में ही पार्श्व परिवर्तन। आपने कभी कभी देखा होगा कि रोड पर जा रहे हैं तो पीछे से एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस पर उल्टा वर्ड लिखा रहता है एम्बुलेंस, ऐसे ये रहता है इस तरह से, सॉरी यहाँ से ये जो वर्ड होता है इस तरह से लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस। जब ये चीज यहाँ पे हम लोगों को ऐसे लिखा रहता है लेकिन वो दिखता कैसा है, सीधा दिखता है। इसका क्या कारण हो सकता है, तो ये इसका कारण होता है प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन कहने का मतलब पार्श्व से परिवर्तन हो रहा है, अर्थात लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखाई दे रही है और राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखाई दे रही है। कैसे, अभी जस्ट इसमें हम समझेंगे। यहाँ पे एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, अपना लेफ्ट हैंड उठाता है तो आईना में कैसा दिखता है, राइट दिखता है। अगर ये अपना जो है, ये मान लीजिए कि एक आईना है यहाँ पे और ये लेफ्ट हैंड अपना उठा रहा है ऐसे, ये ठीक है ना, थंब, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है इसमें कि ये राइट वाला उठाए हुए हैं। अर्थात किसके कारण होता है, पार्श्व परिवर्तन। हम लोग जानते हैं कि पार्श्व परिवर्तन तो होता है लेकिन क्यों होता है ये मालूम नहीं है, इसके जरिए समझेंगे। अभी हमने पढ़ाया कि प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये हमारा दर्पण है और दर्पण पे ये बिंदु P लिखा हुआ है, इसका देखिए इधर वाला भाग, लेफ्ट वाला भाग जो होता है, इससे प्रकाश की किरणें बहुत सारी निकलेगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी। और जब किरणें यहाँ से आ रही है तो फिर क्या होगी, परावर्तित होगी। ये किरणें यहाँ से आएगी तो ये परावर्तित होगी, ये किरणें यहाँ से आएगी तो ये परावर्तित होगी। तो यह क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। और जब परावर्तित होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरह से जब हम इस तरफ पीछे तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरह का ये लाइन जो है, इस वाला भाग यहाँ पे पड़ेगा और इधर वाला भाग इधर पड़ेगा। लेटरली क्या हुआ, इन्वर्स। जब इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये लेटरली क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। अर्थात ये हमारा कैसे बनता है उस माध्यम से समझे कि लेफ्ट वाला भाग यहाँ पे राइट में बन रहा है और राइट वाला भाग जो उठ के इधर आ रहा है ये हमारा लेफ्ट बन रहा है। तो यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन यही कहता है, पार्श्व परिवर्तन क्या कहता है कि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाहिने भाग के बराबर होता है और वस्तु के दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग के बराबर होता है। लिटरली इन्वर्स आपको शायद समझ में आएगा बढ़िया ढंग से। फिर आप अगर किसी को परेशानी होती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार रिकैप करके देख सकते हैं। आप एक गाना को सुनने के लिए 3-4 बार अगर लिखते हैं तो उसको 3-4 बार रिकैप करते हैं। अगर इसी चीज़ को समझना है तो रिकैप कर करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का होता है लास्ट पॉइंट, हम लोग इसमें देखेंगे कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसका गुण पूछेगा। क्वेश्चन पूछ सकती है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब को जो बनाने होता है उसमें क्या क्या गुण हो सकता है। तो चलेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या क्या हो सकता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण होता है, पहला बात कि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ पे बनेगा, पीछे। अगर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब अगर इसका बनाना हुआ तो ये क्या बनेगा, इसके जस्ट पीछे बनेगा। आप रोज आईना देखते होंगे, शायद समझ में आता हुआ कि आपको दर्पण के पीछे बनता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझे, ये गुण है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन, कभी भी सब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गुण बताइए। तो पहला होगा कि दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात जितना बड़ा प्रतिबिंब रखेंगे, जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा ये क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितना छोटा वस्तु रखेंगे, जितना आगे रखेंगे उतना ही जो इतना पीछे बनाएगा। अगर ये वस्तु को हम एक पेन को इस दर्पण के जस्ट नजदीक रख रहे हैं तो इसके जस्ट क्या होगा, ये यहाँ पे बनेगा। तो ये इसमें बताता है आकार के बारे में कि ये प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा नंबर कि जैसा अगर सीधा एक पेन रख रहे हैं यहाँ पे तो ये उधर भी इसी तरह से बनाएगा, अर्थात समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो होता है, अगर बोला जाए कि प्रतिबिंब जो होता है स्वाभाविक रूप से कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, उल्टा बनता है यहाँ पे। और लास्ट में हम लोग का है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। आभासी कहने का मतलब आभास होता है, अर्थात काल्पनिक होगा, झूठा होगा, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। और एक है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। अभी हमने समझाया कि वस्तु को दर्पण से जितना आगे रखेंगे प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही क्या होता है, पीछे बनता है। यहाँ पे एक जो चीज़ है मिस्टेक हो गया है, प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये सीधा प्रतिबिंब बनाती है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। अर्थात जो वस्तु जैसा रखे यहाँ पर उधर उतना ही सेम प्रतिबिंब बनाता है। ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे,
ये उल्टा नहीं क्या होगा, प्रतिबिंब जो वास्तविक से सीधा बनता है। तो आज के लिए हम लोग जो है इस टॉपिक में इतना पढ़े। इसके लिए आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का चलेगा, आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, उसमें हम पॉइंट बता दिए हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और एक विषय से दूसरे विषय, आपको ये जो प्रारॉक्स BSV एक प्लेटफॉर्म है जो सभी विद्यार्थियों को एक बेहतर टीचर के जरिए आपको नॉलेज मिलेगा, एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।